गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डायरेक्ट टैक्स जो कि इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स में हम सैलरी हेड स्टार्ट कर रहे हैं। सैलरी हेड हमारे सोर्सेस ऑफ इनकम के 5 हेड में से सबसे पहला हेड है। और सैलरी देखो बहुत सिंपल है। अगर मैं सेक्शन वाइज जाऊं तो सेक्शन चार्ट से हम पढ़ेंगे। हमारे पढ़ने की स्टाइल होगी पूरी हम चार्ट से पढ़ेंगे। सेक्शन 15, सेक्शन 16 और सेक्शन 17, ये 3 सेक्शंस में पूरे सैलरी हेड को कंपाइल किया है। ये 3 सेक्शंस हमें पढ़ने हैं बेसिकली सैलरी हेड में। इन 3 सेक्शन के अंदर अब है क्या, कहने को तो ये 3 सेक्शन है बट अराउंड ये 60 to 70 पेजेस कवर करता है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कहीं भी सैलरी हेड में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेक्शन 15 अपने आप में इकलौता सेक्शन है जो कि बेसिस ऑफ चार्ज के बारे में बताता है कि इनकम टैक्स को हम किस सैलरी हेड को हम किस बेसिस पर चार्ज करेंगे। मींस इसे हम चार्जिंग सेक्शन भी कहते हैं, बेसिस ऑफ चार्ज या चार्जिंग सेक्शन। इसके बाद हम सेक्शन 16 की तरफ आते हैं। सेक्शन 16 इट इंक्लूड्स बेसिकली 3 पार्ट्स, 3 सेक्शंस। नंबर 1 सेक्शन 16(1), नंबर 2 सेक्शन 16(2), नंबर 3 सेक्शन 16 सब सेक्शन 3। अब आप कहेंगे सर 16(1) में क्या है? 16(1) स्टैंडर्ड डिडक्शंस के लिए है जो कि सैलरी हेड के लिए स्पेसिफिकली बना है। 16(2) ये इंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए है। 16(3) की बात करें तो ये प्रोफेशनल टैक्स के लिए है। तो कुल मिला करके 15 में हमारा बेसिस ऑफ चार्ज है या चार्जिंग सेक्शन भी से हम कह सकते हैं। सेक्शन 16 के 3 पार्ट्स हैं, 16(1), 16(2) और 16(3). ये सारी ही चीज़ें हमें सबसे लास्ट में काम में आने वाला है। कहाँ काम आएगा? सबसे लास्ट में। ये पूरी सैलरी हम पढ़ चुके होंगे तब जाकर के सेक्शन का हमें यूज करना है इन पूरे 16 सेक्शंस के। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 17 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 17 में 3 सेक्शंस हैं। पहला है सेक्शन 17(1). 1 लिखने का तरीका देखिए, आप रो 1 में नहीं लिखेंगे। सेक्शन 17 सब सेक्शन 2। इसके बाद सेक्शन 17 सब सेक्शन 3। सेक्शन 17(1) में लिखा है इन्होंने सैलरी इंक्लूड्स, सैलरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी, सैलरी में क्या क्या आएगा, शामिल क्या किया जाएगा। तो अगर एक लाइन में मैं कहूँ सैलरी में वो सारी चीज़ें आएंगी जो हम पढ़ने वाले हैं। जैसे बेसिक सैलरी हो गया, डियरनेस अलाउंस हो गया, इंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, ठीक है, ग्रेच्युटी हो गया, पेंशन हो गया, लीव सैलरी हो गया। ये सब सैलरी के पार्ट हैं और सैलरी के अंदर हमें पढ़ना है। 17(2) की अगर हम बात करते हैं तो 17(2) में अगर आप देखिए तो 17(2) में परक्विजिट्स है। ध्यान दीजिएगा, परक्विजिट्स को हिंदी में कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी देखें, सुविधाएं। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो फैसिलिटीज देता है, सुविधाएं देता है, दैट इज नोन एज परक्विजिट्स इनकम टैक्स की लैंग्वेज में। 17(3) की हम बात करें तो 17(3) में आता है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, सैलरी के बदले में प्रॉफिट में हिस्सा, इसे हम कहते हैं प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। ये भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए हमें सारी चीज़ें डिस्कस करना है और 1 by 1 करके डिस्कस करना है। इसके अलावा ये बेसिक 3 सेक्शंस हैं जो कि सैलरी को
कवर करते हैं। बट क्या इतना पढ़ने से ही काम हो जाएगा क्या हमारा सैलरी एडमेंट? इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें अलग से पढ़नी है। वो अलग से क्या क्या पढ़नी है मैं यहाँ पर लिखता हूँ। हमें इसके अलावा क्या क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है प्रोविडेंट फंड के बारे में, हमें पढ़ना है ग्रेच्युटी के बारे में, हमें पढ़ना है पेंशन के बारे में, हमें पढ़ना है लीव सैलरी के बारे में, हमें पढ़ना है रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन के बारे में, हमें पढ़ना है वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम के बारे में, हमें पढ़ना है लीव ट्रैवल कंसेशन के बारे में। ये अपने आप में बच्चों को बहुत परेशान करने वाली चीज़ें हैं। इससे हमें ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। परेशान किस सेंस में करती हैं सारी चीज़ें? ये इस सेंस में परेशान करती हैं कि ये ओवरलैपिंग हो जाते हैं। इसके प्रोविज़न इसमें चले जाते हैं, इसके प्रोविज़न इसमें आ जाता है, इसका प्रोविज़न इसमें चला जाता है। इस टर्म में बच्चों को ये चीज़ें तकलीफ़ देती हैं। बट बिलीव मी, हमारे पढ़ने के स्टाइल से अगर हम इसको आप लोग फॉलो करेंगे तो ये चीज़ें आपको तकलीफ़ नहीं देंगी। ये आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को हमें एक ही लेक्चर में कंप्लीट करना पड़ेगा या मैक्स टू मैक्स 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करने पड़ेंगे। इसके अलावा सैलरी में 2 बातें और हैं। इन 2 बातों का विशेष तौर पे हमें ध्यान रखना है। वो क्या? यहाँ देखिए आप, एक तो है अलाउंसेस और दूसरा है पर्क्स। पर्क्स यानी परक्विजिट्स। ये सुविधाओं की बात की मैंने। इन दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन बिठा लेते हैं, इन दोनों को अगर हम समझ लेते हैं तो कहीं से कहीं तक कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और मेरी कोशिश यही होगी कि मैं जब आपको पढ़ाऊं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को लेकर के चलूं। इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को लेकर के चलेंगे तो कब हमारा सैलरी ख़त्म हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा और हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। जैसे मैं अलाउंसेस की बात करूं तो अलाउंसेस में एक अलाउंस आता है हाउस रेंट अलाउंस, सेक्शन 1013A। अब कुछ स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर ये सेक्शन याद कैसे होगा? सर ये सेक्शन याद कैसे होगा? याद हो जाएगा, वो मेरी जवाबदारी है याद कराने की, वो आप टेंशन नहीं लें। परक्विजिट्स में एक सेक्शन आता है रेंट फ्री अकोमोडेशन, RFA। ये दोनों ही हाउस के लिए होता है। तो जब रेंट फ्री अकोमोडेशन है तो उसका सेक्शन होता है सेक्शन 17(2) सबसेक्शन 1। ये हम कवर करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। हम स्टार्ट करते हैं अलाउंसेस से। अलाउंसेस क्या होते हैं? अलाउंसेस का मतलब होता है भत्ते। हिंदी मीडियम वाले समझें, भत्ता। भत्ता मीन्स कैश के टर्म में जो चीज़ दी जाती है। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कैश के टर्म में जो चीज़ दे देता है, जो कैश दे देता है, सैलरी के अलावा वो कहता है कि आप किराए के मकान में रहते हैं तो आप एक काम करिए, आप अपने पसंद के किराए का मकान ढूंढ लीजिए और आप तो हमारे से 10,000 रुपये महीने एक्स्ट्रा ले जाइएगा। जो सैलरी आपकी है 30,000 पर मंथ बेसिक सैलरी, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 10,000 हम आपको और दे देंगे। मीन्स टोटल हमारे पॉकेट से 40,000 मिलेगा आपको, आपके पॉकेट में 40,000 आएगा। आप अपनी पसंद का किराए का मकान ढूंढ लीजिए, कहीं और रह लीजिए, जो आपको कन्वीनियंट लगता हो। तो हमने जो 10,000 दिया है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, वो क्या है? कैश में मिल गया है, इन टर्म्स ऑफ कैश है। तो ये क्या है? अलाउंसेस है। लेकिन एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कहता है कि देखो कंपनी का फ्लैट है, कंपनी का फ्लैट है, आपको फ्लैट नंबर 404 अलॉट करती है कंपनी। कंपनी का फ्लैट है, उसमें फ्लैट नंबर 404 कंपनी आपको रहने के लिए अलॉट कर रही है, अकोमोडेशन के लिए। आप वहाँ रहिए। यहाँ क्या हुआ?
कंपनी ने कैश नहीं दिया, कंपनी ने क्या दे दी है, फ्लैट दे दिया है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है आपके लिए, एम्प्लॉय के लिए क्या सुविधाएं हैं। तो क्या ये पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा क्या? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है नहीं, इसमें हम कुछ चीज़ों पे कुछ अमाउंट एग्जम्प्ट करेंगे और बाकी जो बच जाएगा रेस्ट विल बी टैक्सेबल। वो प्रोविजन के अकॉर्डिंग आएगा, सेक्शन 1013A के प्रोविजन में आएगा, वो 72 सबसेक्शन 1 के प्रोविजन में आएगा। ठीक है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है मैंने। अब मैं स्टार्ट करता हूं सेक्शन 15 से लेकर के। सेक्शन 15 बेसिकली इट इज फॉर बेसिस ऑफ चार्ज, और वी कैन ऑल्सो से इट इज चार्जिंग सेक्शन फॉर सैलरी हेड। चार्जिंग सेक्शन मीन्स कोई भी इनकम किसी भी पर्सन के लिए किस बेसिस पे टैक्स लगेगा, उसका आधार क्या होगा। तो यहां पर लिखा इन्होंने बेसिस ऑफ चार्ज क्या होगा, या तो वो ड्यू हो जाए या वो रिसीव्ड हो जाए, इन दोनों में जो पहले हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। क्या कह रहा हूं मैं, या तो वो ड्यू हो जाए या तो वो रिसीव हो जाए, इन दोनों में जो पहले हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, जो पहले हो गया। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, मेरी सैलरी हर महीने की फर्स्ट डे को ड्यू हो जाती है, बट जरूरी नहीं है कि मुझे फर्स्ट डे को सैलरी मेरे अकाउंट में आ जाए। अकाउंट में क्रेडिट होने में 10 दिन लग जाते हैं, 15 दिन लग जाते हैं। तो सैलरी ड्यू किस दिन हो गई, ड्यू तो मेरी 31 मार्च के दिन हो गई, सैलरी मिल जाना चाहिए मुझे, बट मुझे सैलरी, मार्च की सैलरी कब मिलती है, अप्रैल में मिलती है 10 तारीख को। लेकिन मेरा ईयर कहाँ कंप्लीट होता है, मेरा ईयर अप्रैल से। ये भी बता दूं मैं यहाँ पर, अकाउंटिंग ईयर हमारा अप्रैल से लेकर के मार्च तक चलता है। तो मेरी मार्च की सैलरी मार्च में ड्यू हो चुकी है, बट ये मिल कब रही है, अप्रैल में मिल रही है। तो ड्यू पहले हो गया, मिला मुझे बाद में है, तो ड्यू बेसिस पर ही टैक्स लग जाएगा, यह सेक्शन 15 कहता है। इसके अलावा जब आप बुक रेफर करेंगे तो आपको इसी के साथ बहुत सारी चीजें और पढ़ने को मिलेंगी। आपको मिलेगी एडवांस सैलरी, एरियर सैलरी, फॉरगोइंग सैलरी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा, जब हमारे को सैलरी हेड में कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब। देखिए, अब हम अलाउंसेस की बात करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि अलाउंसेस और परक्विजिट, अगर मैं अलाउंसेस को पूरे सैलरी हेड का दिल मानूं तो परक्विजिट पूरे सैलरी हेड का दिमाग है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम काम करेंगे तो कभी भी हम फेल नहीं होंगे। इसीलिए मैं अलाउंसेस की कुछ, और पूरे सैलरी हेड में आप देखें तो बहुत सारे अलाउंसेस हैं। पूरे सैलरी हेड में अगर आप देखें तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, परक्विजिट्स हैं, और इस वजह से भी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हम उसके कॉम्बिनेशन के साथ चलते हैं। कुछ हम अलाउंसेस लेंगे, कुछ परक्विजिट्स लेंगे, और इस तरीके से हमारा एक समय के बाद 2-3-4 लेक्चर के बाद आप देखेंगे कि पूरा सैलरी हेड हमारा कंप्लीट होने को आया और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो अलाउंसेस में आप सभी को मालूम है, एक अलाउंस होता है हाउस रेंट अलाउंस। उस अलाउंस का नाम क्या है, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस, आप लिखते चले मेरे साथ, हाउस रेंट अलाउंस। अब अगर इसके सेक्शन की बात करूं तो सेक्शन 10, ध्यान से देखिएगा, 1013A है। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये सेक्शन याद करना कंपलसरी है क्या, जरूरी है क्या? मैं कहता हूं बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर बिना कुछ किए याद हो जाए तो फिर क्या दिक्कत है, फिर कर लो ना। क्योंकि आप अगर सेक्शन कोड करेंगे और सही सेक्शन कोड करेंगे, और आपका जो दूसरा स्टूडेंट है, आपका कॉम्पिटिटर है, वो सेक्शन कोड नहीं करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपका वैल्यूएशन अच्छे से होगा, आपको मार्किंग अच्छी मिलेगी। तो देखिए, बहुत आसानी से याद कैसे होगा। याद करने का तरीका क्या है, सचिन तेंदुलकर की टी शर्ट का नंबर 10, सभी लोग जानते हो ना सचिन तेंदुलकर को? कनिष्का, जानती हो सचिन तेंदुलकर को? अच्छा, ठीक है, अच्छी बात। यस, भव्य,
सचिन तेंदुलकर की टी शर्ट का नंबर 10। 13 रन पे सबसे ज्यादा बार वो आउट हुआ है। सचिन तेंदुलकर 13 रन पर सबसे ज्यादा बार वो आउट हुआ है, ठीक है। और उसकी वाइफ का नाम अंजलि या उसके बेटे का नाम अर्जुन, ठीक है। अब तो नहीं भूलेंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, कोई बात नहीं। सचिन तेंदुलकर की टी शर्ट का नंबर 10, 13 रन पे सबसे ज्यादा बार आउट हुआ है और उसकी वाइफ का नाम अंजलि या उसके बेटे का नाम अर्जुन। हो गया याद? सिर्फ याद ही नहीं होगा, लोग कहते हैं सेक्शन याद करना जरूरी नहीं है, मैं कहता हूं भूलोगे ही नहीं तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। चलिए, ये तो सेक्शन के बारे में रहा। अब हाउस रेंट अलाउंस टैक्सेबल कैसे होगा? हाउस रेंट अलाउंस के प्रोविजन क्या हैं, ध्यान से देखना। हाउस रेंट अलाउंस एक्चुअल HRA रिसीव्ड, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा रिसीव्ड को, यहां लिखा आपने। सपोज हाउस रेंट अलाउंस 40,000 मिलता है, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को HRA कितना दे रहा है, ईयर बेसिस पे 40,000 देता है। लीस्ट विल बी एग्जम्प्ट, लीस्ट विल बी एग्जम्प्ट, EXEMPT एग्जम्प्ट। इन तीनों में से जो सबसे छोटा अमाउंट होगा वो अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा और बचे हुए अमाउंट पे टैक्स लगेगा। तो लिस्ट विल बी एग्जम्प्ट में नंबर 1 एक्चुअल HRA रिसीव्ड, यहां पर सपोज एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 40,000 देता है, ये 40,000 एज इट इज। दिख रहा है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? बैक बेंचर्स, कोई दिक्कत हो तो रेज योर हैंड प्लीज, मैं उसको थोड़ा सा बड़ा लिख दूंगा। सेकेंड पॉइंट, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। आप देखिए, मैं सैलरी को हाईलाइट कर रहा हूं यहां पर, क्यों कर रहा हूं उसका रीजन अभी समझ आएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे अगर हम देखें तो थर्ड नंबर पे आता है 40% और 50% ऑफ सैलरी। सैलरी का 40% या 50%। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, 40% कब लगाना सर, 50% कब लगाना? 50% सारे मेट्रोपॉलिटन सिटी, हाउ मेनी मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया? देयर आर ओनली 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। देयर आर 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज, D for Delhi, C for Chennai, M for Mumbai and K for कोलकाता। ये 4 सिटी में अगर आपने रूम रेंट पे लिया है, ध्यान से सुनना आप मेरी बात को, मैं कुछ टेक्निकल पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आपने रूम रेंट इन 4 सिटी में कहीं पर किराए का मकान लिया है तो आपको 50% ऑफ सैलरी लगाना है, और अदर देन मेट्रोपॉलिटन सिटी आपने रेसिडेंशियल अकोमोडेशन लिया है रेंट पे तो फिर 40% ऑफ सैलरी हमें अप्लाई करना है। एग्जाम्पल देता हूं मैं, मेरी जॉब दिल्ली में है, मेरी जॉब दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से या ड्यू टू एनी रीजन मुझे ऐसा लगता है कि यार दिल्ली में मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं तो नोएडा में रहूंगा, अप डाउन कर लिया करूंगा। मैं नोएडा में एक किराए का मकान लेता हूं, जबकि मेरा एम्प्लॉयर कहाँ है, मेरी जॉब कहाँ है, मेरी जॉब है दिल्ली में, लेकिन मैंने रेंट पे कहाँ पे मकान लिया है, नोएडा में। तो नोएडा इज नॉट एन मेट्रोपॉलिटन सिटी, दैट्स व्हाई वी हैव टू अप्लाई 40%। यहां पर हाउस रेंट अलाउंस में ध्यान रखें,
आपका हाउस सिचुएटेड कहां पर है, आपकी जॉब कहां पर है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि वेयर योर अकोमोडेशन इज सिचुएटेड, वेयर यू आर लिविंग एक्चुअली। इफ यू आर लिविंग इन नोएडा देन यू हैव टू अप्लाई 40%, and if you are and your employer is whatever in what city he is having, उससे कोई मतलब नहीं है कि वो कौन सी सिटी में है। मैंने एग्जांपल दिया, दिल्ली में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको नोएडा आप कहाँ रहते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, उसके हिसाब से आपको 40% या 50% ऑफ सैलरी अप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए बार बार एक वर्ड यूज हुआ है, सैलरी। सैलरी, तो अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर सैलरी का मतलब यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी। हियर मीनिंग ऑफ सैलरी, हियर मीनिंग ऑफ सैलरी इज बेसिकली 3 थिंग्स टोटल, टोटल ऑफ 3 थिंग्स, 3 चीज़ों की टोटल लेना हमें, ध्यान दीजिएगा ये बहुत क्रूशियल है। पूरे सैलरी में 80% प्लेसेस पे सैलरी के मीनिंग में यही वाली सैलरी काउंट होती है। तो ध्यान से देखना कौन कौन सी चीजें आएंगी, 3 चीजों की टोटल, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, लेकिन कैसा डियरनेस अलाउंस, कुछ बच्चे पूछते हैं डियरनेस अलाउंस मीन्स महंगाई भत्ता। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को महंगाई भत्ता भी देता है कि भाई महंगाई बढ़ गई तो सैलरी बढ़ा लो थोड़ी सी, बेसिक सैलरी नहीं बढ़ाएगा, वो डियरनेस अलाउंस में देगा उसको। तो डियरनेस अलाउंस इफ इट इज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और रिटायरमेंट बेनिफिट, ध्यान से सुने। थर्ड है टर्नओवर बेस्ड कमीशन। कमीशन कौन सा लेना है, जो सेल्स पर बेस्ड हो, जो टर्नओवर पे बेस्ड हो। इन तीनों की टोटल करेंगे, जो अमाउंट आएगा वो फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग HRA विल बी द पार्ट ऑफ सैलरी। जैसे मैं एग्जांपल में ले लेता हूं, बेसिक से मैं ईयरली ले रहा हूं, बेसिक सैलरी से 60,000 है, डियरनेस अलाउंस पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट करने के बाद वो 30,000 है, और टर्नओवर बेस्ड कमीशन मैं लेता हूं 12,000 या 10,000 कर देता हूं, राउंड में आ जाएगा। तो ये इट कम्स टू रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए आपकी क्या हो गई, सैलरी हो गई। ध्यान से देखना, अब मैं वैल्यू पुट करूंगा। हमने क्या लिखा, रेंट पेड, और आप जो मकान ले रहे हैं नोएडा में, जो आपने हाउस लिया हुआ है रेंटल हाउस, उसका आप रेंट क्या पे करते हैं, आप उसका रेंट पे करते हैं सपोज 5,000 पर मंथ, तो इट कम्स टू 60,000 पर ईयर। तो यहां आप लिखिए 60,000, दिख रहा है बेटा पीछे से आपको, बेटा आपको हिमांशी, रुद्र, बेटा आपको कनिष्का, ईशा, चलिए लेस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब क्या है यहां पर, इन तीनों की टोटल, तो 1 लाख रुपए का 10% कितना हो जाएगा, 10% ऑफ 1 लाख रुपीज। दिख रहा है, मैं इसे ब्लैक से लिख देता हूं, 1 लाख रुपीज, 10% ऑफ 1 लाख। इट मीन्स अगर मैं 10% ऑफ 1 लाख निकालूंगा तो ये कितना आएगा, 10,000 आएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, इट विल बिकम 10,000। नाउ मैंने रेंट कहां पे दिया है, मेरा मकान कहां पर है, नोएडा में, नोएडा में है। नोएडा इज नॉट एन मेट्रोपॉलिटन सिटी, ऑल्दो माई जॉब इज इन दिल्ली, but my house is situated in Noida. In that case we have to take 40% because the where house is situated, that is important. Where I am serving my service, that is totally irrelevant for HRA purpose. तो हम देखें यहाँ पर 1 लाख का 40% कितना होगा, 40,000 आएगा। ठीक है, 60,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 50,000। इन तीनों में सबसे छोटा अमाउंट कौन सा है, 40,000। आप ये ले लीजिए या ये ले लीजिए,
तो 40,000 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हाउस रेंट, टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस कितना हो जाएगा? टैक्सेबल HRA विल बी नील। नील क्यों? क्योंकि 40,000 में से 40,000 माइनस करोगे तो क्या आएगा? नील आएगा, 0 हो जाएगा। मैं वापस से लिखने का टाइम दूंगा 2 मिनट। अब आप पहले शुरू में हमें समझना है, समझने पे पूरा ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पढ़ने की स्टाइल थोड़ी सी डिफरेंट होगी बाकी लोगों से। पहले जब मैं समझाऊं तो आपको पूरा फोकस यहाँ समझने पे देना है, और आपके माइंड में जितने भी डाउट्स आ रहे हैं वो क्वेरी आप मुझसे पूछें। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल दोज क्वेरीज। और उसके बाद मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा। जब मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा उस समय मैं धीरे धीरे एक सॉन्ग के रूप में इसको गुनगुनाता भी रहूँगा। आप सुनते भी रहिए और लिखते भी रहिए। चलिए स्टार्ट राइटिंग। अलाउंसेस में HRA जो कि सेक्शन 1013A में कवर होता है। सेक्शन 1013A याद कैसे रहेगा? सेक्शन 10 मीन्स 10 सचिन तेंदुलकर की टी शर्ट का नंबर है, 13 रन पे सबसे ज़्यादा बार वो आउट हुआ है, और उसकी वाइफ का नाम है अंजलि या उसके बेटे का नाम है अर्जुन। हाउस रेंट अलाउंस टैक्सेबल कैसे होगा? उसके प्रोविजन है अंडर विच इज गिवन इन अंडर सेक्शन 1013A। वहाँ अगर हम देखें तो इस तरीके से आप बनाएं। एक्चुअल HRA रिसीव्ड आउटर कॉलम में लिखेंगे, इनर कॉलम में आप लिखेंगे लीस्ट विल बी एग्जम्प्ट। लीस्ट विल बी एग्जम्प्ट में नंबर 1 आप लिखेंगे। स्पेस दे के लिखिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं होता इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। आप स्पेस दे के लिखें। हर पॉइंट के बाद कम से कम 2 से 3 लाइन छोड़ें। यहाँ पर 4 लाइन छोड़ें, यहाँ पे 2-3 लाइन छोड़ें, तो बिल्कुल खुला खुला दिखेगा। ठीक है ना? वो मकान हमें अच्छा लगता है जो खुला खुला हो। कंजस्टेड वाली जगह हमें अच्छी नहीं लगती। वो शॉपिंग मॉल अच्छा लगता है जो खुला खुला हो, जिसमें पार्किंग की एम्पल स्पेस हो। वो शॉपिंग मॉल अच्छा नहीं होता जहाँ पार्किंग के लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़े। हम बोलते हैं अरे यार वहाँ पार्किंग की जगह नहीं, छोड़ो यार वहाँ नहीं जाना। ठीक है, तो खुला खुला लिखें। पहला हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड। नंबर 2 रेंट पेड। रेंट पेड मीन्स नोएडा में हम जो मकान किराए पे लिए हम कितना किराया दे रहे हैं। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। हियर मीनिंग ऑफ सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी, conditional DA and turnover based commission. The total of 3 things will be the meaning of salary for the purpose of calculating HRA. तो हमने रेंट दिया है 60,000, मैंने 60,000 लिखा है। सैलरी हमने 1 लाख रुपीज़ निकाला है जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। 1 लाख का 10% मैंने किया, इट कम्स टू रुपीज़ 10,000। 60,000 माइनस 10,000 50,000। ये इनर कॉलम में लिखना है, स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ लिखा। थर्ड पॉइंट 40% ऑफ 50% ऑफ सैलरी। नोएडा इज नॉट एन मेट्रोपॉलिटन सिटी, दैट्स वाई यू हैव टू टेक 40% ऑफ 1 लाख रुपीज़। 1 लाख का 40% इट कम्स टू 40,000। इन तीनों में से जो मैंने सर्कल किया है यही तो लिखा है लीस्ट विल बी एग्जम्प्ट। इन तीनों में से सबसे छोटा अमाउंट कौन सा है? तो सबसे छोटा अमाउंट 40,000 रुपये ही दिख रहा है। अब आप ये वाला ले लें 40 या ये वाला ले लें। अगर मान लो ये 30 होता तो फिर मैं 30 लेता। ये तीनों में सबसे छोटा अमाउंट 40,000 है। ये 40,000 मैंने इस 40,000 में से सब्ट्रैक्ट किया, इट कम्स टू नील। मीन्स सैलरी हेड में, ध्यान से सुनना आप, बच्चे यहाँ तक आने के बाद भी गड़बड़ी कर देते हैं। सैलरी हेड में HRA कैसे टैक्सेबल होगा? जब आप ऊपर लिखते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, वो कैसे कैलकुलेट होगा? पहले पॉइंट में आपने लिखा होगा बेसिक सैलरी, जो भी अमाउंट है वो आपने यहाँ लिखा। हमारे क्वेश्चन में 60,000 है, आपने लिख दिया। इसके बाद आपने डियरनेस अलाउंस लिखा, वो हमारे क्वेश्चन में 30,000 है, वो लिख दिया आपने। थर्ड पॉइंट में हमारा टर्नओवर बेस्ड कमीशन है, कमीशन ऑन टर्नओवर बेस्ड, वो हमारे क्वेश्चन में 10,000 है, वो हमने लिख दिया। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है अलाउंसेस में। पहला पॉइंट आता है, ध्यान से देखना, ध्यान से समझें। अलाउंसेस में पहला पॉइंट आता है HRA, क्योंकि क्वेश्चन में HRA का पॉइंट था। तो आप कैसे लिखेंगे? HRA अंडर सेक्शन 1013A, ऐसे लिखना है। रूल 13A भी कहते हैं इसे, ठीक है। और फिर आप लिखेंगे C वर्किंग नोट नंबर 1।
दिस विल बी योर वर्किंग नोट, दिस विल बी योर वर्किंग नोट। और फाइनल जो फिगर है जो आपने यहाँ लिखा है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, नील। कितना आ जाएगा, नील। एग्जामिनर को रेफर करना होगा ये नील कैसे आया, तो ये वर्किंग नोट नंबर 1 को चेक कर लेगा। ठीक है, तो आउटर कॉलम का फिगर हमारा नील आया, ये नील मैंने लिख दिया। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो मुझसे डिस्कस करें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम दिल और दिमाग के कॉम्बिनेशन से काम करेंगे, तो मैंने दिल का काम तो कर दिया, अब मुझे दिमाग का काम करना है। परक्विजिट्स, ये जो परक्विजिट मैं ले रहा हूँ ये भी हाउस से रिलेटेड है, लेकिन वहाँ पर कैश नहीं मिलेगा, वहाँ पर फ्लैट की चाबी मिलेगी आपको। आपको क्या मिलेगी? वहाँ पर एम्प्लॉयर आपको फ्लैट की चाबी देगा, फिर वो अपने खुद के हाउस की चाबी दे जो उसका खुद का हो, ओन्ड हो, या फिर वो किराए पे लेकर के आपको दे। बट आपको टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है कि यार मुझे किराया देना है, वो सब एम्प्लॉयर निपटेगा। वो हम यहाँ पे देखें, इसे हम कहते हैं सुविधाएं, तो हम उसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो अलाउंसेस के बारे में रहा। अलाउंसेस में एचआरए में आपने देखा, अलाउंसेस में हमने एचआरए देखा अंडर सेक्शन 1030 ने कैसे याद रहेगा वो भी मैंने बताया कि सर ये सेक्शन याद कैसे करें। सचिन तेंदुलकर की टी शर्ट का नंबर 10 13 रन पे सबसे ज़्यादा बार आउट हुआ है और उसकी वाइफ का नाम अंजलि या बेटे का नाम अर्जुन। इस तरीके से आप एचआरए के सेक्शन को याद कर पाएंगे। अब हम आते हैं परक्विजिट्स की तरफ। सर ये सेक्शन कैसे याद रहेगा? बेटा ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरा बर्थडे है, 17 फरवरी को मेरा जन्म हुआ। अगर आप कैलेंडर में जाएं तो दूसरा महीना फरवरी का, और अल्फ़ाबेट में जाएं तो मेरा नाम अरविंद। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन भी हो गया। ठीक है, 17 फ़ैब, 17 फरवरी, अल्फ़ाबेट में ए पहला अक्षर आता है। तो इस तरीके से आप परक्विजिट के सेक्शन को याद भी रख सकते हैं अपने दिमाग में लंबे समय तक। चलिए, अब परक्विजिट्स में सुविधाएं, सुविधाओं में हम देख रहे हैं आरएफए। ये जो सेक्शन है किसके लिए है? रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए। परक्विजिट का सेक्शन नहीं है, ध्यान रखें, ये किसका सेक्शन है? रेंट फ्री अकोमोडेशन का सेक्शन है ये। रेंट फ्री अकोमोडेशन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है तो क्या, और अगर एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट है, अदर देन गवर्नमेंट कह लें इसको आप, तब क्या प्रोविजन लगेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए जितनी भी आपको यूं भी पता है, इतने समझदार तो आप हैं ही, जितनी भी समस्याएं होती है वो मिडिल क्लास के लिए होती है। सही है ना? जो हायर क्लास का बंदा है वो तो यूं भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टैक्स 1 लाख क्या 5 लाख भी बने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोअर क्लास टैक्स कैटेगरी में आता नहीं है तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसी तरीके से एम्प्लॉय में भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो क्या है, उसको सारी चीज़ें बहुत मिनिमम रेट पे मिलती हैं। एक तरीके से आप कहें तो मुफ्त में ही मिलती हैं, या यूं कहूँ मैं मेरी लैंग्वेज में कहूँ जो ज़्यादा दिन तक याद रहे तो मैं इसे कहता हूँ सरकारी दामाद होते हैं। ये क्या होते हैं? ये सरकारी दामाद हो, जमाई साहब हैं ये जमाई हैं इनकम टैक्स वालों के लिए। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक लाइन में लिखूंगा मैं इसके प्रोविज़न, एज पर गवर्नमेंट रूल, इट डिपेंड्स डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। जो डिपार्टमेंट जितना कह दे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर जितनी सैलरी आपसे चार्ज आरएफए के लिए चार्ज कर ले, अगर वो कहता 500 पर मंथ, आपने देखा होगा कलेक्टर को, एसडीएम को, तहसीलदार को बड़े बड़े बंगले मिलते हैं, आधा एकड़ 1 एकड़ में गार्डन वार्डन सब फैसिलिटी मिलती है। बट अगर एक्चुअल में देखो तो उसकी रेंटल वैल्यू क्या होती है? 500 पर मंथ, 600 पर मंथ। ठीक है, तो ये फ़र्क है। तो वहाँ जो 500 पर मंथ उससे चार्ज कर रही है एम्प्लॉयर, वो 500 इंटू 12, 6000 विल बी द वैल्यू ऑफ परक्विजिट एज पर द गवर्नमेंट रूल फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बट अब हम आते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में ध्यान दीजिए,
जो भी मशक्क़त हमें करनी है वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए करना है माय डियर। यहाँ ध्यान रखिएगा, अब ये याद कैसे रहेगा? बुक में जैसा दिया है और बाकी जगहों पे जैसा दिया है वैसा पढ़ेंगे तो याद नहीं रहने वाला, भूल जाएंगे, बार बार भूलेंगे। फिर क्या करें साहब? फिर मैं जो कह रहा हूँ वो करें, सिंपल सी बात है। ये एक रेल का डब्बा बना लें। ये क्या है? एक रेल का डब्बा है, देखें आप, इट्स अ रेल कंपार्टमेंट। अब इस रेल कंपार्टमेंट में है क्या? यहां मैं लिखता हूं कैटेगरी ऑफ हाउस, यहां लिखता हूं मैं कैटेगरी ऑफ हाउस। यहां पर मैं लिखता हूं पॉपुलेशन, यहां पर लिखता हूं मैं ओड बाय एम्प्लॉयर। इसके बाद यहां पर मैं लिखता हूं इफ पॉपुलेशन इज 25 लाख से ज़्यादा है, मोर देन 25 लाख। यहाँ लिखता हूँ इफ पॉपुलेशन इज बिटवीन 10 लाख टू 25 लाख, और यहाँ लिखता हूँ इफ पॉपुलेशन इज लेस देन 10 लाख। ठीक है। और दूसरा ध्यान दीजिए, कैसे पढ़ना है इस रेल के डब्बे को, इस चार्ट को, वो भी ध्यान रखें। इस टेबल को कैसे पढ़ना? ऐसे पढ़ना है पहले। कैटेगरी ऑफ हाउस, दो तरीके के हाउस हो सकते हैं, या तो एम्प्लॉयर का खुद का मकान होगा, स्वयं का मकान होगा, या एम्प्लॉयर ने किराए पर लेकर के दिया होगा, रेंटल। कैसा होगा? रेंटल होगा। अगर एम्प्लॉयर ने का खुद का मकान दिया है, ओन्ड की स्पेलिंग देख ले, ONED है शायद, OWNED शायद, देखें जो भी है। अगर रेंटल है और खुद का है, अगर खुद का है तो ध्यान दें, हमें फिर क्या चेक करना है? सबसे पहले क्वेश्चन में आए तो आपको क्या चेक करना है? वेदर द हाउस प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर और रेंटल। इफ इट इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, इन दैट केस you have to check the population of the city in which the accommodation is provided by the employer to the employee. If the city in which the accommodation is provided by the employer to the employee is more than 25 lakh, जैसे इंदौर हो गया, जबलपुर हो गया, मुंबई हो गया, नागपुर हो गया, ये सब 25 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले सिटी हैं, उस केस में हमें क्या करना है? हमें करना है, ध्यान से देखिए, 15% of salary. And if population between 10 lakh to 25 lakh, in that case we have to take 10% of salary. And if population is less than 10 lakh, population 10 लाख से कम है, जहां पर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को यह फैसिलिटी प्रोवाइड की है, in that case we have to take 7.5% of salary. बच्चों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो रहा है। लंबा होने का रीज़न ये है कि मुझे ये दोनों ही सेक्शन एक साथ ही पढ़ाना है। अलग अलग पढ़ाऊंगा तो फिर माइंड से में नहीं टिकेगा, मजबूरी है मेरी, इसलिए मैं दोनों वीडियो एक साथ ले रहा हूँ। ठीक है। हमारे इस चैनल पे आपको दूसरे सर लोगों के भी वीडियो मिलेंगे। अगर आपको जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ना है, BS पढ़ना है, तो हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे आपको शुभम सर के वीडियोज़ मिलेंगे। ऑपरेशन रिसर्च पढ़ना है तो उसके वीडियो मिलेंगे, आप उसको जा कर के एक बार ज़रूर चेक करें, देखें। और अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स के वीडियो भास्कर सर के थ्रू मिलेंगे। ठीक है। आपको इसी चैनल में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उसको जा कर के आप एक बार देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम।
ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में जब सेंटेंस लिखा होगा क्वेश्चन में, उस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आप सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सबसे पहले आपको ये दो कैटेगरी आना चाहिए। आप क्या चेक करेंगे, सबसे पहले ये चेक करना है वेदर द हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर और इट इज रेंटल। इफ इट इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, इन दैट केस second step you have to check the population of the city. If the population of city is more than 25 lakh, in that case you have to take 15% of salary. If the population of city is between 10 lakh to 25 lakh, in that case you have to take 10% of salary. And if population is below 10 lakh, in that case you have to take 7.5% of salary. और ये तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। If it is rental, किराए पर लेकर के दिया है, रेंटल मीन्स किराए पर लेकर के दिया है। पहले ऑनर ने, एम्प्लॉयर ने किराए पे फ्लैट लिया, फिर आपको उसकी चाबी दी। आपको हेडेक नहीं लेना किराए का। उस केस में आपको एक ही चीज करना है, 15% ऑफ सैलरी लेना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और उसमें से जितना अगर आपसे किराया वसूल रहा है एम्प्लॉयर, एक पार्ट ले रहा है, तो वो आप सब ट्रैक कर दीजिए। 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड विच एवर इज लेस। ठीक है, यह लिख देता हूं मैं यहां पर, और रेंट पेड। ठीक है, यह हो गया। अब यहाँ पर एक बात आपको बहुत ध्यान रखने वाली है। जिस तरीके से, ध्यान दीजिए, एचआरए में हमने सैलरी के पर्पज के लिए 3 चीज़ों की टोटल ली थी, बेसिक सैलरी, कंडीशनल डीए एंड टर्नओवर बेस्ड कमीशन। उसी तरीके से आरएफए में भी देखिए, अब बार बार इन्होंने सैलरी वर्ड लिखा है। 15% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, 7.5% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पर सैलरी का एक अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग है। वो क्या है, 5 चीजों की टोटल। एचआरए में 3 चीजों की टोटल ली थी हमने, यहां पर 5 चीजों की टोटल लेना है। 5 चीजों में से 3 चीजें तो वही एचआरए वाली सैलरी। ध्यान दीजिए, एचआरए वाली एज इट इज, मतलब क्या क्या, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस इफ इट इज द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड टर्नओवर बेस्ड कमीशन। इसके अलावा क्या जुड़ जाएगा साहब, इसके अलावा बोनस ऐड हो जाएगा और ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस जुड़ जाएंगे। तो ये 5 चीज़ें हो गई। फिर से रिपीट करता हूं मैं, एचआरए वाली वही तीनों सैलरी, बेसिक सैलरी, कंडीशनल डीए, टर्नओवर बेस्ड कमीशन, बोनस एंड ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। इन 5 चीज़ों की टोटल कर लीजिए, जो भी आए उसका 15%, 10% एंड 7.5% यू हैव टू अप्लाई एज द केस में भी। ये तो जो वैल्यूएशन हुआ, ये अनफर्निश्ड हाउस का है। मीन्स एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को एक मकान दिया, लेकिन उस मकान में सिर्फ 4 दीवारें, खिड़की, दरवाजे और छत हैं। कोई एसी नहीं, कोई डबल बेड नहीं, कोई वार्डरोब नहीं, कोई कूलर नहीं, कुछ भी नहीं। एसी, फ्रिज, कूलर जो भी होते हैं, कुछ भी नहीं है। तो उसका वैल्यूएशन निकला ये। अब मान लीजिए आपको चाबी दी गई, आप चाबी खोल करके फ्लैट के अंदर एंटर हुए, आपने देखा कि यार ये तो पूरा खाली है, रहूँगा कैसे, मैं तो ऐसे ही बस एक ब्रीफकेस लेकर के आ गया था, मुझे तो किसी ने बताया था कि सारी फर्निश्ड अकोमोडेशन देती है कंपनी। तो आपने फिर हायर अथॉरिटी को फ़ोन किया या जैसा भी मेल किया, हायर अथॉरिटी ने फिर आपके लिए फर्नीचर के, आपके डिमांड के हिसाब से फर्नीचर का अरेंजमेंट कराया। और वो फर्नीचर की कॉस्ट मान लीजिए 2 लाख रुपए होती है, तो आपको इसके वैल्यूएशन के साथ 10% फिक्स्ड है, ये 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर भी ऐड कर देना है। तो इससे क्या हो जाएगा, रेंट, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन ऑफ फर्निश्ड हाउस आ जाएगा। ध्यान दीजिए, बच्चे गलती क्या करते हैं, एक साथ सब पढ़ते हैं। एक साथ सब पढ़ोगे तो दिमाग में नहीं रहेगा। आपको कैसे पढ़ना है, पार्ट में करके पढ़ना है। पहले क्वेश्चन पढ़िए, स्टेटमेंट पढ़िए, ये चेक करिए, इनमें से फिर सेकंड स्टेप पे पॉपुलेशन चेक करिए। पॉपुलेशन चेक करने के बाद
फिर जो भी केस हो, सपोज ये केस है तो ये अप्लाई करिए। फिर फर्नीचर के बारे में पढ़िए, फर्नीचर की कॉस्ट का 10% ऐड कर दो। या फर्नीचर रेंटल लेकर के दिया तो फर्नीचर के लिए जो रेंट आप पे कर रहे हैं वो ऐड कर दीजिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब लिखने के लिए टाइम दे दूं 2 मिनट। अब आप लिखते चलिए और मैं धीरे धीरे गुनगुनाता हूँ, सुनते रहिए और लिखते रहिए। प्लीज कंटिन्यू राइटिंग। Perquisites RFA, it covers under section 17 to subsection 1. In case of government employee, the value of perquisite will be as per a government rule, and in case of non-government employee, we have to take one table, that is category of house, population more than 25 lakh population, between 10 to 25 lakh population, and less than 10 lakh population. If house is owned by the employer, in that case जो भी केस हमारा लग रहा हो, अगर 25% वाला केस है, 25 लाख वाला केस है, सिटी वाला केस है तो 15% ऑफ सैलरी लेना है, और 10 लाख से 25 लाख वाला केस है तो 10% ऑफ सैलरी लेना है, और 10 लाख से कम सिटी वाले पॉपुलेशन से कम सिटी वाले उस सिटी में दिया जहां पॉपुलेशन 10 लाख से कम है अकोमोडेशन, तो फिर हमें 7.5% ऑफ सैलरी लेना है। हियर मीनिंग ऑफ सैलरी मीन्स टोटल ऑफ 5 थिंग्स। HRA वाली वो 3 चीज़ें प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल। बोनस के बारे में मैं बता दूं आपको, आगे पढ़ना है, कहीं बुक में दिया होगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा। अभी एक लाइन का प्रोविजन है, बोनस 100% फुल्ली टैक्सेबल होता है। बोनस क्या होता है? 100% फुल्ली टैक्सेबल होता है, कोई उसमें एग्जम्पशन की लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये 5 चीज़ों की टोटल ले लीजिए, वो इसके साथ में उसके निकाल लीजिए। 15%, 10% ऑफ 7.5%, ये अनफर्निश्ड की वैल्यू आ गई। फर्नीचर अगर साथ में दिया गया है तो फर्नीचर वाली स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, लाइन पढ़ लीजिए। अगर किराए पे लेकर दिया है तो किराए की वैल्यू आप ऐड कर दीजिए उस वैल्यू में, तो फर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू आ जाएगा। और अगर खरीद करके दिया है तो जितना आपने खरीदने में कॉस्ट लगाया उस फर्नीचर की कॉस्ट का 10% आप ऐड कर दीजिए स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी आपकी रेंट फ्री अकोमोडेशन ऑफ फर्निश्ड हाउस।